होते रहते हैं, हम घर के लोगों से लड़ते रहते हैं, क्योंकि हमको किसी न किसी बात पे शिकायत हो जाती है। किसी बच्चे को नोट्स की शिकायत है, किसी को ये है जी मेरा तुम लोगों ने 7 घंटे क्लास क्यों चला दिए। कोई अगर 3 घंटे चलाते तो ये बोलता है जी 3 घंटे में सिलेबस कैसे हो जाएगा, क्या पागल बना रहे हो। कोई बोलेगा जी मेरा नेट खत्म हो रहा है, कोई कुछ बोलेगा, कोई बोलेगा मेरी क्लास छूट गई है, मेरा रिवीजन नहीं हो रहा है। तो ये शिकायतें आपको नहीं होनी चाहिए जीवन में। यू आर मानव, अब मनुष्य हो। मैंने तुमको बताया कि कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन अकेला तुम्हारे अंदर हुआ। तुम पिंजरे में होते तो क्या अच्छे लगते? नहीं। तो उस मानव की तरह आपको जीवन में बिहेव करना है। वो इंसान बनिए, उतना बौद्धिक विकास आपका होना चाहिए। कोई आपसे कहे अभी तो बच्चे ने 12वीं की, अभी विकसित नहीं है। नहीं मेरे दोस्त, आदि गुरु शंकराचार्य 8 वर्ष की अवस्था में पूरे वेदों का अध्ययन कर लेते हैं। ये सिर्फ खुद को बहकाने की बात है कि मैच्योरिटी लेवल तब आएगा। मैच्योरिटी, परिपक्वता आप जब चाहें उसी दिन से आपके अंदर आ सकती है। आप अपने एक्ट ऐसे देखें कि किसी को परेशान ना करे और आप मैच्योर हैं। मुझसे पता है बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती थी, कहते थे कि 10th और 12th लेवल की जो परीक्षा है इन बच्चों को ऊपर ऊपर से पढ़ाओ। और इस इंडस्ट्री के मैक्सिमम टीचर्स का कॉन्सेप्ट यही था कि बच्चों को ऊपर ऊपर से पढ़ा दो, इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना अच्छा लगता है। तो मैंने बच्चों का वो बौद्धिक जो नजरिया था उसको बदलने का प्रयास किया। मैंने कहा नहीं, ये कौन कहता है कि 12वीं पास एक बच्चा ज्ञानी बच्चा नहीं हो सकता, वो नहीं सीख सकता। वो सीख सकता है। उसको आप ये बोलो कि भाई साहब आपको सीखना चाहिए। कौन कहता है कि आप ग्रेजुएशन होने के बाद ही सीखेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे तभी सीखेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा सीखने का प्रयास कीजिए, आपके अंदर वो क्षमता है, लेकिन शिकायतें ना रख के और आगे चलिए। ये समझे विभाजन? तो यही हमको पढ़ना है। पहले पूर्व वैदिक काल पढ़ेंगे, पहले पूर्व वैदिक काल पढ़ेंगे, हम आपका आएंगे। तो जो ये वैदिक काल है, वैदिक काल है, एक और बात आपको समझा दूं इससे पहले। मैंने अभी बोला आपसे वैदिक काल, वैदिक काल का समय बताएंगे। वैदिक पीरियड कौन सा है? वैदिक काल भाई साहब, जो क्या बोला मैंने, 1500 से लेकर के 1000 के बीच का है। और वेदों की रचना इसी समय पर हुई, इसीलिए इसको वैदिक काल हम कहते हैं। वेद रचना, ये वेद रचना किसके द्वारा हुई? आर्यों के द्वारा हुई। क्या बोलेंगे? आर्यों के द्वारा। हालांकि वेद एक अलग टॉपिक होगा, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो हम कहते हैं ये जो समय है ये आर्यंस का समय है। आर्य कौन है? इसके ऊपर इतिहासकारों के बीच में एक लंबी बहस है, बहुत लंबी बहस है। आर्य कौन लोग हैं? हु इज आर्य? कौन है ये? कहां से आए इंडिया में? कहां से आए? अब तो ये रिसर्च खत्म ही हो चुकी है कि कहां से आए। बड़े सब लोगों ने अपने अपने मत लिखे हैं। हम ये सोचते हैं कि भैया ये हिंदुस्तान है, इसमें पहला आदमी तो कहीं आया होगा। तो पहला आदमी दोस्त माना गया है कश्मीर से, कि उस कश्मीर वाले सिंध वाले क्षेत्र में पहले सबसे पहले आकर के लोग बसे। तो लोग बसे तो भैया कहां से आकर बसे? तो सब लोगों ने अपने अपने तरीके से मत दिए। पंडित बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने बोला ये जो आर्य लोग हैं ये उत्तरी ध्रुव से आए, नॉर्थ पोल से आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा महाभारत में जब सुमेरु पर्वत का वर्णन आता है, और वह सुमेरु पर्वत कहां पर स्थित है? अंटार्कटिका में, उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, जहां 6 महीने और 6 महीने दिन और 6 महीने रात का वर्णन है। वह महाभारत में भी देखने को मिलता है। वह यहां उत्तरी ध्रुव पर देखने को भी मिलता है। बोले कि इनके दोनों की चीजें सेम सेम है, तो उत्तरी ध्रुव से आए हैं पक्का। सब लोगों ने रहन सहन के हिसाब से बोला। तो ऐसे ही बहुत सारे मत जो आए, स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत से बताते हैं। यहां देखेंगे आर्यों का आगमन स्थल। आर्यों ने इस व्यवस्था को जन्म दिया। कौन सी व्यवस्था को? वैदिक व्यवस्था को जन्म दिया। आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1853 में मैक्स मूलर ने किया। मैक्स मूलर
और सबसे ज्यादा कथन किसके मान्य है? मैक्स मूलर के। लेकिन आज के बाद तुम इस बात को मत कहना, क्योंकि नई रिसर्च जो सामने आई है इतिहास की, वो मैं आपको बताने वाला हूं थोड़ी ही देर में। कोई दिक्कत? सर जी 1000 से 600 होगा बच्चे, वो उत्तर वैदिक काल होगा, वो उत्तर वैदिक काल होगा। ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, बेस्ट। आर्य जाति को कहा गया बेस्ट या श्रेष्ठ के अलावा आपको परीक्षा में हो सकता है बच्चे कुलीन वर्ग लिखा मिल जाए, ये सब बेस्ट के ही वर्ग हैं। कुलीन, अभिजात्य लिखा मिल सकता है, अभिजात्य की श्रेष्ठ का क्या अर्थ है? कुलीन, अभिजात्य मिल सकता, उत्कृष्ट बोल सकते हैं। ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। मैक्स मूलर, अब ये कुछ स्टेटमेंट आ गए। मैक्स मूलर साहब कहते हैं कि आर्य आए हैं मिड एशिया से, मध्य एशिया से। मध्य एशिया से, मध्य एशिया से मतलब क्या है भैया? मिड एशिया से। तो ईरान और इराक से इन्होंने बताया कि ईरान और इराक से आए और भारत में बसे। अब प्रश्न ये है कि ईरान और इराक में कहां से आए थे? तो उन्होंने ओरिजिन ही वहीं से माना कि इन जो विकसित मानव हैं, जो श्रेष्ठ मानव हैं, इनका विकास सबसे पहले ईरान और इराक में हुआ, उसके बाद में भारत आए, मिड एशिया से इंडिया आए। ये किस आधार पे कहते थे इस बात को? इनका आधार था ईरान का प्रमुख ग्रंथ है, ईरानियों का प्रमुख ग्रंथ है एक जिंदा अवस्था। क्या बोलोगे? ईरानी ग्रंथ है, बहुत बार एसएससी ने भी प्रश्न पूछा है, जिंदा अवस्था किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ईरानी ग्रंथ जिंदा अवस्था। तो जिंदा अवस्था और आपका जो हमारा ऋग्वेद है उसमें काफी सिमिलरिटीज हैं, काफी समानताएं हैं। उसी को आधार मान लिया उन्होंने। बोले इन्होंने ऋग्वेद की रचना की तो ऋग्वेद में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसी कि आपको देखने को मिलता है जिंदा अवस्था में भी है। दोनों सिमिलर हैं, दोनों लगभग समान है, तो समान लोगों ने ही रचना की होगी, एक ही माइंड सेट के लोग हैं, तो जगह भी मिलती हैं। लेकिन ये कैसे सिद्ध हुआ कि ईरान से ही यहां आए? ये भी तो हो सकता भारत से ईरान गए हो। पॉइंट है कि नहीं है? अगर दो चीज सिमिलर हैं तो ये जरूरी थोड़ी है कि ईरान से ही भारत आए हो, ये भी तो हो सकता भारत से ईरान आए हो। तो लोगों ने क्वेश्चनेबल किया और राखी गढ़ी में ये साबित हुआ है दोस्त। राखी गढ़ी में जो अभी हाल ही में एक्सकेवेशन हुआ 2020 में, ये सुनना, नोट मत करना, राखी गढ़ी में एक्सकेवेशन खुदाई के दौरान चीजें जो मिली हैं उसमें एक नरकंकाल मिला है जो 5000 साल पुराना है, और वहीं से साक्ष्य मिले 9000 साल पहले खेती के, और जिसने ये साबित किया इस दुनिया में सबसे पहले खेती हमारे महान देश भारत में हुई और यहां से ईरान और इराक पहुंची। इस दुनिया को सभ्यता हमने दी। मनोज कुमार जी का एक गाना आपने सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। उसी गाने की एक लाइन है, सभ्यता सबसे पहले यहां विकसित हुई। सुनना उसे आराम से बैठ के, वो आपको इस देश की तरफ ले जाने वाला और देश का राग पैदा करने वाला एक गीत है। तो सभ्यता सबसे पहले हमारे यहाँ आई। हमने लोगों को कृषि की नॉलेज दी, लोगों को पेट भरना, अन्न खाना सिखाया। अब बात आती है कि ये सब तो ठीक है भैया, ये इनका कथन हो गया, लेकिन इसका कुछ प्रमाण मिलता है क्या? इसका प्रमाण मिलता है बोगज कोई अभिलेख से। बोगज कोई अभिलेख, मैक्स मूलर का जो सिद्धांत है, ये नोट करना, बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई एशिया माइनर में एक जगह का नाम है, बोगज कोई एक प्लेस है, ठीक है। और अभिलेख मतलब कि आपका रिकॉर्ड्स। कुछ ऐसी चीजें यहां से बोगज कोई से मिली जो कहता है कितने साल पुराना? 1400 बीसी। अगर मैं आपसे बच्चे पूछूं आज से कितने साल पुराना हो गया ये? ठीक है, अभिलेख आप कहेंगे 1400 बीसी पुराना है, क्या बोलेंगे? 1400। शिवम ऐसा हो सकता है कि दोनों पीडीएफ चली जाए उसमें। ये कहता है आपका क्यों समानता मिली, तो यहां पर इस बोगज कोई अभिलेख में इंद्र देवता, देखो क्यों सिमिलर होने का सबसे बड़ा दावा इन्होंने किया। इंद्र देवता, मित्र देवता, मित्र देवता, वरुण देवता, वरुण देवता
और आपका नाशत्य देवता। ये बहुत पूछा जाता है कि बोगज कोई अभिलेख से किस देवता का वर्णन नहीं मिलता है। इन चार में से तीन के नाम लिख देता है और एक नाम अलग से लिख देता है। तो जो बोगज कोई अभिलेख है उस पर वर्णन मिलता है 1400 बीसी, यानी आज से लगभग 3400 वर्ष पुराने। परफेक्टली एक बच्चे ने तो आंसर भी दे दिया 3423। जबरदस्त। तो 3423 साल पहले इंद्र देवता, मित्र देवता, वरुण देवता और नाशत्य देवता के बारे में वर्णन मिलता है, और ये ऋग्वेद में भी वर्णन मिलता है। तो सिमिलरिटी हुई, सिमिलरिटी दोनों में हुई। इंद्र देवता वर्षा के देवता, मित्र देवता जो सूर्योदय के देवता थे, वरुण जिनको हम जल कहते वो सूर्यास्त के देवता थे, नाशत्य स्वास्थ्य के देवता थे। नाशत्य देवता का नाम सुना है आपने कुछ कभी? और बड़ी रोचक बात है, भगवान शिव जी की पुत्रियों के नाम भी शायद आप नहीं जानते होंगे। भगवान शिव जी की 5 पुत्रियां थी। पढ़ना उस कहानी को कभी, 5 नाग कन्याओं की कहानी। और जो दती है उसकी शादी हुई है नाशत्य देवता से, जो स्वास्थ्य के देवता हैं। भगवान शिव जी के दामाद भी हैं वो। ठीक है। एडमंड मेयर साहब कहते हैं कि पामीर का पठार, इसका पामीर का पठार से ये लोग आए। इन्होंने अपना मत दिया, मान्य नहीं है। सबसे ज्यादा मान्यता किस कथन की है? मैक्स मूलर के कथन की है इतिहासकारों की दृष्टि में। लेकिन राखी गढ़ी में जो अब रिसर्च हुई है तो उससे चीजें अब बदलेंगी। पेनका और हर्ट कह रहे हैं कि जी जर्मनी से आए हैं। क्योंकि जर्मनी से क्यों आए हैं? इन्होंने बोला कि शारीरिक समानता की वजह से। जैसे कि आप लोग जब कभी पढ़ेंगे विश्व इतिहास के बारे में तो हिटलर कहता है कि वी आर आर्यंस, नीली आंखें वाले लोग। उसने बोला हम नीली आंखों वाले इस दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ है और बाकी दुनिया रहने लायक नहीं है, बाकी लोग इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। तो खुद को आर्य कहता है, वो भी खुद को आर्य मानते हैं। जर्मनी के बहुत सारे लोग मानते हैं। तो शारीरिक समानताएं ऐसी ही थी, लगभग शरीर एक जैसे थे। दयानंद सरस्वती साहब ने कहा है तिब्बत से, गाइल्स ने कहा है हंगरी से। किससे? हंगरी से। और हंगरी के साथ साथ में इन्होंने एक जगह और बताई थी, डैन्यूब। डैन्यूब, ठीक है। इन्होंने बोला कि हेनरी और डैन्यूब में जिस प्रकार खेती के साक्ष्य मिले, जिस प्रकार के जीवन के साक्ष्य मिले, वो यहां से सेम मिलते हैं। कहते कि हेनरी और डैन्यूब से आए थे। तो आपको कौन कौन सा याद रखना है? दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यंस कहां से आए थे? मैक्स मूलर साहब के अनुसार आर्यन कहां से आए थे? और बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार आर्यन कहां से आए थे? 3 स्टेटमेंट आप इंपोर्टेंट लिखें। इन्होंने लिखी बुक द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। ये पुस्तक है, एक बुक है जो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी। ठीक है। मैंने कहा ना, इन्होंने बोला अंटार्कटिका से आए। अंटार्कटिका समझते हैं? जो ग्लोब है, पृथ्वी है पूरी, इस पृथ्वी के मॉडल में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर क्या स्थित है? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल पर भाई साहब क्या है आपका? नॉर्थ पोल पर, उत्तरी ध्रुव पर इन्होंने बोला कि यहां से आए, बर्फीली जगह से। इन्होंने कहा महाभारत में दीर्घकालीन उषा का वर्णन आता है, यानी एक लंबी शाम का वर्णन आता है। और लंबी शाम वेदों में, ऋग्वेद में भी उसका वर्णन आता है। तो बोले लंबी शाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस ग्लोब पर, उत्तरी ध्रुव पर होती है, और उसका वर्णन है। तो बोले कि उत्तरी ध्रुव से आए, लेकिन उसको मान्यता नहीं मिली। आगे आएंगे। कोई दिक्कत इस बात में भाई साहब? नोट कर लेंगे एक बार, तब आगे बढ़ेंगे। सर हंगरी को, भाई साहब हंगरी खुद एक देश है। ठीक है। सर भाव चित्रात्मक लिपि का क्या अर्थ है? रूठने पर चित्र बनाए जाते थे, कोई भाव पैदा होता था? तो नहीं। भाव का मतलब कि कोई एक्सप्रेशन, भाव का मतलब ये नहीं होता रूठना ही होता है। खुशी भी एक भाव है। आप कभी हिंदी भाषा पढ़ेंगे तो आप जानेंगे दोस्त, मानव जीवन में 34 संचारी भाव होते हैं, 33 + 1।
आपके मन में दुख हो रहा है, ये भी एक भाव है, खुशी भी एक भाव है, ईर्ष्या भी एक भाव है, मुस्कुराना भी एक भाव है। तो ये हमारे अंदर के पैदा होने वाले संचारी भाव हैं। वो भाव नहीं है, उस भाव का मतलब है एक्सप्रेशन, जो कुछ कहना चाहते हैं और हम पढ़ नहीं पाए हैं। बहुत बढ़िया जी, हिमांशु जी। सर मैं चाहता हूं आपकी क्लास 12 घंटे चले लगातार। बहुत बढ़िया। पढ़ लोगे तुम 12 घंटे हर रोज मेरी ही क्लास, 2 दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा सारा। ऐसा नहीं करना, सारे विषय बराबर लेके चलने हैं, है ना। स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, उसी रेशियो में तैयारी करो। जिस बच्चे ने क्लास नहीं देखी है वो लिख लो, नवीन सर डीपी स्ट्रेटजी, जो मैंने उसमें बताया वो फॉलो करो अपने सिलेक्शन के लिए। दुनिया में बहुत सारे आपके पेपर तक बहुत सारे थंबनेल आएंगे। 12 दिन में जीएस कैसे पढ़े भाई साहब, नहीं पढ़ी जाती है ऐसे। आप भटकते रहेंगे, आप वर्षों तक तैयारी करते रहेंगे। ठीक है। आर्यों का पंचजन थी, वो कुल थी जिसका मुखिया होता था भाई या पिता होते थे। कुल मिलकर के यानी फैमिली मिलकर के ग्राम बनाती थी, जिसको हम ग्रामीणी बोलते थे। इसका जो प्रधान होता था, क्या बोलेंगे, इसका जो प्रधान, आज भी गांव में प्रधान होता है, प्रधान को क्या बोलते हैं, ग्राम प्रधान बोलते हैं। लेकिन यहाँ ग्राम का प्रधान है तो इसको ग्रामीणी बोलते थे, ग्रामीणी। जो कुल का मुखिया होता था उसको हम कुलपति कहते थे, जिसकी इस घर में प्रमुख बात चलती थी। ये कबीले का हो गया ग्राम। पहले गांव ऐसे थोड़ी होंगे आज के जैसे बड़े और गांव। पहले तो भाई साहब शायद 2 या 4 5 घर रहा हो करते होंगे, बहुत दूर दूर के क्षेत्र में भी। फिर गांव मिलकर के विश्व बनाते थे। जैसे आज हमारे गांव हैं, गांव मिलकर के क्या बना लेते हैं, एक ब्लॉक बना लेते हैं, एक खंड बना लेते हैं, जिसके लिए एक ब्लॉक प्रमुख होता है। विश्व को हम बोलते थे, जो इसका चीफ होता था उसको विश्वपति कहा जाता था, विश्वपति। और क्या बोलोगे, यहां पर ये आपका जनपति होता था। जन ब्लॉक मिलकर के एक जनपद बना लेते थे। और जनपद ऐसे नहीं थे आज के टाइम के, जैसे कि यूपी में ही 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। पहले बड़े जनपद होते थे, बड़े जनपद। जैसे मैं आपको आगे के समय पर बताऊंगा कि 16 महाजनपदों का वर्णन देखने को मिलेगा। बौद्धों का साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य का आपका भगवती सूत्र वो बताता है कि 16 महाजनपद थे। तो जो जनपद थे वो मिलके क्या बनाते थे, राष्ट्र, देश का निर्माण करते थे। देश संपूर्ण भारत ही था। आज का अफगानिस्तान भारत ही था, म्यांमार भारत ही था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जिसको हम अखंड भारत कहते हैं, वो था। ये सब चीजें आप धीरे 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 सीख पाएंगे, जान पाएंगे। एक ही दिन में आप सब कुछ दोस्त नहीं जान सकते। अच्छा जी, पूर्व वैदिक काल की विशेषताओं की अगर हम बात करें, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। इनको हम बोलते ओमनीवोरस, यानी ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की तरह क्या थे, सर्वाहारी थे। दोनों प्रकार का खाना ये खाते थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। विनीत गुजर सर कंटेंट देख करके, अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत सारा प्यार। समझदार लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे आएंगे। एक बच्चे ने कहा स्टेट नहीं था सर। मैंने बताया ना बच्चे, स्टेट दरअसल में नहीं था। स्टेट की जगह था जनपद, महाजनपद। इतने बड़े थे। आप सोचिए आज भारत में 28 स्टेट हैं, 8 यूटी हैं। उस समय पूरे देश में इतने, पाकिस्तान को भी मिला लें, बांग्लादेश को भी, म्यांमार को भी, अफगानिस्तान को, ये सब भारत में था। और 16 महाजनपद थे। गांधार, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र गांधार था, जहां से महाभारत में गांधारी आई, धृतराष्ट्र की पत्नी। इतने बड़े बड़े स्टेट, क्या स्टेट से भी बड़ा होता था जनपद। सर पेपर में आएगा आर्य कहां से आए, तो क्या कभी नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि वो रिसर्च का विषय है, वो मान्य कथन नहीं है, उसके लिए कोई स्थापित कथन नहीं है। लेकिन अभी की रिसर्च के अनुसार हम कहेंगे कि भारत से ईरान गए। हालांकि ऐसा प्रश्न कभी पूछा नहीं जाएगा मित्र, लेकिन पूछा भी जाए तो आप कहना भारत से ईरान। राखी गढ़ी रिसर्च ये कहती है।
आपके गर्व करने की चीज है। और ईरान फिरान से नहीं आए, इंडिया से गए। खाद्य पदार्थ ये इंपोर्टेंट हैं, परीक्षाओं में इतने पूछे जाते हैं। इस बार के एसएससी सीजीएल 2023 प्रीलिम्स आप देख लो, ये सबसे ज्यादा प्रश्न पूरे प्राचीन में से इस स्लाइड से पूछे गए कि किसको क्या कहते थे आर्य, क्योंकि इनकी जो भाषा थी, आर्यों की जो भाषा थी, मैं आगे भी बताऊंगा आपको, इनकी भाषा संस्कृत थी, संस्कृत थी। ठीक है, भाषा तो संस्कृत थी, लेकिन लिपि कौन सी थी? लिपि थी इनकी ब्राह्मी। क्या बोलोगे? ब्राह्मी लिपि। लिपि में आपको बता चुका, लिखने का तरीका उसको हम लिपि कहते हैं। कि कोई भी भाषा किस प्रकार लिखी जाएगी, संस्कृत किस प्रकार लिखी जाएगी, कौन सिखाता है? ब्राह्मी सिखाती है। ठीक है सर, ये आर्यंस वाली पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी भाई साहब। बेटा ऐसे बेकार प्रश्नों को वो जौ का दलिया था, या वो ये लोग बोलते थे जौ को। जो बच्चा हिंदी भाषा पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि संस्कृत का मतलब होता है तत्सम भाषा, तत् धन शम, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। धन्व मरुस्थल को कहते थे। क्या प्रश्न पूछा जाएगा जी? किस तरह पूछा जाएगा? वैदिक सभ्यता में मरुस्थल को क्या कहा जाता था? भाई मरुस्थल तो हम आज कहते हैं ना, पहले बोलते थे धन्व। अगन्या, गाय को क्या कहा गया है? आर्यों के द्वारा क्या कहा गया है? वैदिक काल में गाय को ना मारा जाने योग्य बताया गया है। पारावत कहा गया है समुद्र को। समुद्र को क्या बोलते थे? पारावत कहते थे। ठीक है, कृति के बारे में जानते हैं तो आप जीवन अच्छा जी पाते हैं। एक लड़की ने अपने माता पिता के सपनों को इनकार कर दिया, इग्नोर कर दिया, और प्रेम कर बैठी 17 साल की उम्र में, और फिर उस लड़की को फ्रिज में रख दिया जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं। तो यहाँ कमी किस चीज की रही? यहाँ लेक ऑफ नॉलेज रहा। आप संस्कृति और सभ्यता के बारे में नहीं पढ़ पाए। अगर पूरा इतिहास आपने पढ़ा होता आप समझ पाते। इसलिए इतिहास का जीवन में महत्व है, उसको पढ़ना चाहिए कि हमको अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए इस दुनिया में, मैंने आपको कहा ना 15,000 युद्ध हुए हैं, कि आपको अपने आप को बैटर प्रूव करना होगा। सिकंदर को लोग ऐसे ही नहीं मानते, वो इस दुनिया के 5% एरिया को जीतता है। 5% एरिया, इतनी बड़ी दुनिया का उसने जीता, तब उसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा गया। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण करते हैं, ये आपको सीखना होगा। आपको अगर खुद को श्रेष्ठ साबित करना है तो अपनी श्रेष्ठता साबित करने का मतलब है बेस्ट प्लानिंग। कहीं आप अगर बिखर जाएंगे, आप अपने रास्ते से गलत चीजों को चुन लेंगे तो आपका पतन हो जाएगा। इतिहास ये सिखाता है, समझे? अघन्या, आज समझे इतिहास क्यों जरूरी है? इतिहास आपको पूरा जीवन सिखाता है, लेकिन वो आप 3 कक्षाओं में नहीं, आप पूरी नॉलेज सीखेंगे। जब इतिहास पूरा जान जाओगे तो जीवन में शायद ये सीख पाओगे कि कहाँ क्या भूल नहीं करनी चाहिए। अघन्या, गाय न मारा जाने योग्य। पारावत समुद्र को कहते हैं, आगे आएंगे। वीकनाट, सूदखोर। कौन है जी? जो ब्याज पर पैसे उठाता था। अच्छा, ये ब्याजू पहले से थे? हाँ जी, ये क्या बोलेंगे? सूदखोर थे। उर्वरा, कृषि योग्य भूमि थी, और आर्तना भी लिखना, ये बंजर भूमि थी। आर्तना, जिस भूमि पर खेती नहीं हो सकती थी, इनफर्टाइल लैंड। ऐसा ही एक नाम आता है खिल्य। खिल्य, खिल्य किसको बोलते थे? खिल्य बोलते थे जो कृषि भूमि होती थी, यानी जिस पर खेती हो सकती है, एग्रीकल्चर लैंड जो था, कृषि भूमि के बीच की भूमि। मतलब 2 कृषि भूमि है और उनके बीच में कोई रास्ता या जमीन आ रही है। जैसे यहाँ एक खेत हो गया, यहाँ पर भी कृषि है, इसके बीच में ये जो जमीन है, लैंड है, खाली पड़ी हुई लैंड है, इसको हम खिल्य कहते थे। क्या बोलते थे? खिल्य कहते थे। अगर हम बात करें लांगल, किसको कहते थे? लांगल किसान द्वारा ही प्रयोग होता था। लांगन कहते थे हल को, क्योंकि इसी से वो अपने खेत को जोतता था। कीनाश, कीनास हम बोलते थे किसान को।
इसको कीनास कहा जाता था, किसान को, फार्मर को कहा जाता था, ठीक है। और कि सिंचाई करते थे नहरों से, तो कुल्या किसको कहा जाता था? कुल्या नहर को कहा जाता था। किसको? नहर को। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वेरी गुड। उर्वरा, सोमरस बोलते थे पवित्र पेय को, और इसको बोला गया है कि त्याज्य पदार्थ है, इसको त्याग देना चाहिए। जैसे आज की स्थिति में बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे अपने गांव मोहल्ले में, जो शराब पीते हैं वो लोग शराब पीना छोड़ते नहीं, लेकिन वो है कैसा? त्याज्य। तो ये लोग इसको त्यागने वाला पदार्थ भी कह रहे हैं, लेकिन पवित्र था उस समय, ये चर्चित था। आज कौन सी ड्रिंक फेमस है? लोग क्या पीते हैं आपके घर में, आप बताएंगे? आप कहेंगे भैया हमारे घर में तो कोई नहीं पीता। चाय तो पीते होंगे। चाय कौन सी गुणकारी है? चाय भी तो एक जहर ही है। टैनिन, उसमें भी तो एक उत्तेजक मिला हुआ है, वो भी तो एक नशीला पदार्थ है। जिस तरह से सिगरेट नशीली पदार्थ है, जिस प्रकार सिगरेट में निकोटीन है, उतना ही उससे ज्यादा नशा चाय करती है। लेकिन बोलेंगे नहीं भैया मैं तो चाय रोज पी रहा हूं। तो जो लोग नशा करते हैं उनको रोज उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि चाय शराब के जितनी ही खतरनाक है, किसी अन्य मादक पदार्थ या बोले किसी अन्य नशीले पदार्थ के बराबर ही खतरनाक और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली है। आप कहेंगे भैया हम तो बहुत दिन से गटक गटक करे, छोड़ दीजिए प्लीज। यंग जनरेशन अगर चाय पिए तो शोभा नहीं देता। अब पानी पीजिए भाई। तुम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, एनर्जी ड्रिंक पी रहे हो, इस सब के लिए आए हो क्या? नहीं, ये आपको अभी एहसास नहीं होगा। जब आप 40, 45, 50 पे पहुंच जाओगे तब आपको एहसास होगा कि आपका शरीर अब उस काम का नहीं रह गया है। आपका शरीर अब भाग नहीं सकता। तो हम उस टाइम पे मिस करते हैं। आप कहेंगे भैया कभी ना कभी तो वो स्थिति आएगी, 50 नहीं पर 80 पर आएगी, तो कम से कम 10-20 साल तो और अच्छा जीवन जी पाओगे। ऐसा थोड़ी है कि कल को कुछ होगा तो उसके लिए आज खराब करोगे, नहीं। वप्ता नाई है, वस्त्र सूत और ऊन के पहनते थे। ये यहां तक खत्म हो गए नाम। वस्त्र किस चीज के बने होते थे? सूत और ऊन के, मृगचर्म के। भाषा इनकी संस्कृत थी। भाषा कौन सी थी भाई साहब? संस्कृत थी। नोट करेंगे एक बार तब आगे बढ़ेंगे। और मैं जो तुमसे बोलता रहूं ना इस क्लास में, बस मेरे दोस्त तुम फॉलो करते जाना। इस क्लास के अंत तक मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया आपका जीवन एक बदली हुई दिशा में होगा। फॉलो करोगे तो। और मेरा मानना यह है कि कोई एक छात्र फॉलो करेगा, कोई एक भी मेरी वजह से बेहतर और शानदार हो पाता है, इसका मतलब है कि मैं अपने इस जीवन के उद्देश्य में कामयाब हूं। मुझे नहीं करना ऐसे हजारों को कोई एक हो जाए तो काफी है। चलो जी, नोट करेंगे भाई साहब। जब नोट कर लेंगे तो बता देंगे। सर जातियों का निर्माण हो गया? अभी नहीं, अभी नहीं। ऋग्वेद तक भी जातियों का निर्माण नहीं होगा। ऋग्वेद के बाद में जब उत्तर वैदिक काल आएगा तब जातियों का निर्माण होगा। तब हम एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाएंगे। उस सब चीज के बारे में भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। लिख चुके जी, आगे आएंगे। अब आते हैं ऋग्वेदिक कालीन नदियों के नाम। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पूरा याद करना। ऋग्वेदिक कालीन नदियों के नाम। ऋग्वेद में जो आज नदी का नाम है उसको क्या कहा जाता था? काबुल, पुराना नाम इसका कुंभा था। सिंधु नदी हम आज बोलते हैं, सिंधु का पुराना नाम सिंध या हिरब बोलते थे इसको, ठीक है। और कई जगह आपको ये नाम हिरण्य भी लिखा मिलेगा। हिरब या हिरण्य बोले तो ठीक बात होगी। झेलम का पुराना नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसमें, वितास्ता। मैं बताऊंगा आपको, जब सिकंदर भारत